चलिए, जहां तक हुआ है वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग घूर्णन गति स्टार्ट किए थे, रोटेशनल मोशन। उसी में आगे हमको पढ़ना होगा रैखिक पद एवं कोणीय पद में संबंध, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स आपको बताए भी थे। ठीक है, ये सारा प्रूव कर चुके हैं। एक बार फिर से उसको लिखेंगे नोट में, और इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमको पढ़ना है। तो नोट में लिखा जाए, नोट करके लिखेंगे। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में लिखेंगे रैखिक पद, नोट में करके लिखा जाए रैखिक पद एवं कोणीय पद के बीच, रैखिक पद एवं कोणीय पद के बीच आवश्यक संबंध है। रैखिक पद एवं कोणीय पद के बीच आवश्यक संबंध है। रैखिक पद एवं कोणीय पद के बीच आवश्यक संबंध है, और डैश दे देंगे। रैखिक पद एवं कोणीय पद के बीच आवश्यक संबंध और डैश दे दिया जाए। तो ध्यान देंगे, पहला संबंध है, ध्यान देंगे, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। अब यहां थीटा क्या है, एस क्या है और आर क्या है लिखना होगा। लिख लीजिए पहले, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, जहां थीटा बराबर कोणीय विस्थापन, जहां थीटा बराबर कोणीय विस्थापन, एस बराबर रैखिक विस्थापन, एस बराबर रैखिक विस्थापन, रैखिक विस्थापन, आर बराबर वृत्तीय पथ की त्रिज्या, आर बराबर वृत्तीय पथ की त्रिज्या, आर बराबर वृत्तीय पथ की त्रिज्या। हो गया बालक, ये पहला संबंध हो गया। चलिए दूसरा संबंध, V इक्वल टू आर ओमेगा, V इक्वल टू आर ओमेगा। V इक्वल टू आर ओमेगा, जहां V बराबर, देखिए थोड़ा सा लिखेंगे उसके बाद, जहां V बराबर तो ds बटा dt, और ये क्या होगा तो रैखिक वेग, रैखिक वेग। ओमेगा बराबर क्या था तो डी थीटा अपॉन डी टी, और इसका नाम क्या होगा कोणीय वेग, कोणीय वेग। और आर क्या है तो त्रिज्या है। ठीक है, वृत्तीय पथ का त्रिज्या हो जाएगा। लिख लेंगे। हो गया बालक, ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। जब वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन आपको पढ़ाया जा रहा था, सारा प्रूव किया गया है। चलिए एक और थर्ड नंबर में लेंगे, बता दीजिए बालक। थर्ड नंबर में होगा A इक्वल टू आर अल्फा, A इक्वल टू आर अल्फा। ए क्या है त्वरण है, रैखिक त्वरण। ये कितना होगा dv अपॉन dt होगा, रैखिक त्वरण। अल्फा क्या है तो डी ओमेगा अपॉन dt होगा। इसको बोलेंगे कोणीय त्वरण। ये सब जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम लोग प्रूव कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं वृत्तीय पथ की त्रिज्या है।
हो गया बालक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दिया जाए, अभी नोट से हट जाएंगे हम लोग, हेडिंग देना होगा। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th से ज्यादा 12 में इसका यूज होता है। ठीक है, 11th से ज्यादा तो 11th में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन 12 में डायरेक्ट इसका यूज है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो सीखना यहीं पर है कि होता क्या है। 12 में जाइएगा तो डायरेक्ट आपको बताया जाएगा बल आघूर्ण काम कर रहा है। हो गया बालक। तो जितना बेसिक कंसेप्ट है सारा 11th में हम लोग डिस्कस करते हैं और 12 में उसका यूज करेंगे एप्लीकेशन में। चलिए तो ध्यान देंगे, देखिए इसको हम तोड़ रहे हैं, जो हमारा डेफिनेशन, जो हमारा हेडिंग दिया हुआ है, इसको थोड़ा तोड़ रहे हैं। देखिए कह रहा है कि तो बल है, और ये कैसा बल है, तो जो आघूर्ण कर दे, आघूर्ण मतलब पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न कर दे। तो ऐसा बल जो किसी पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करता है उसे बल नहीं कह के बल आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, हम परिभाषा अलग लिखेंगे, समझने के लिए बता रहे हैं कि आप याद कैसे रखिएगा। तो याद रखेंगे ये हर जगह काम नहीं करता है, ये कहीं काम नहीं करेगा, ये वही काम करेगा जहां पिंड में घूर्णन गति होगा। ये पंखा भी चल रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तो इसमें ही काम कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी पिंड जो घूर्णन गति करता है उसमें ये बल काम करता है। वो आपका पहिया हो गया, ठीक है, जो हम लोग कार वगैरह बाइक वगैरह चलाते हैं उसका पहिया वहां भी काम करता है। दरवाजा खिड़की जो खोलते हैं वहां भी काम करता है। रिंच पिलास जो यूज करते हैं वहां भी काम करता है। ये हर जगह काम करता है। अब अंतर ये है कि हमको जानकारी नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को आज समझना है। तो हेडिंग को अगर तोड़ा जाए तो आप कैसे पढ़ेंगे कि सर ऐसा बल जो किसी पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करता है, उस बल को बल नहीं कह के क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे। क्लियर वाले? अब सवाल ये है कि सर ये होता कितना है और सूचित कैसे करते हैं। तो ध्यान देंगे, एक ग्रीक वर्ड है जिसको टाउ कहा जाता है, टाउ। ठीक है, और लिखना कैसे है तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर तीर दे देंगे क्योंकि सदिश राशि होता है। यही इसका सूचित करने का तरीका है। इट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक सिंबल दैट इज टाउ, और टाउ लिखने का ये तरीका हो गया। वैसे अल्फा बीटा गामा ये सब आप लेते हैं, उसी तरीके से ये भी चिन्ह है। अब सवाल ये है कि सर ये काम कैसे करता है, परिभाषा कैसे लिखने वाले हैं, ऐसा ही मात्रक विमीय सूत्र क्या होता है तो समझा जाए। आपको हमें एक पिंड दे दिए, चलिए चलिए ध्यान देंगे, आपको हमने एक पिंड दे दिया और आपसे कहा गया कि एक काम कीजिए, ठीक है, इस पिंड को घुमा दीजिए। दिख रहा है सामने ब्लॉक, ठीक है। तो आपको एक पिंड दिया गया और बोला गया कि इसमें घूर्णन गति ला दीजिए, आप इसको घुमा दीजिए आप। तो आपने बोला कि सर घुमा तो देंगे, लेकिन आप बताइए कि बल हम कहाँ लगाएं। हमने बोला कि जहां तुम्हारा मन वहां लगा दो। तो देखिए आप कहां बल लगाएं पहले स्टार्टिंग से समझिएगा। आप क्या किए, यहां पर 10 न्यूटन का बल लगा दिए केंद्र पर। हमको क्या करना है, घूर्णन गति कराना है। आप केंद्र पर बल लगा दिए, इसमें घूर्णन होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो क्या होगा, घूर्णन नहीं होगा तो क्या होगा, तो कहिएगा रैखिक गति हो जाएगा। रैखिक गति हो जाएगा। आपको पढ़ाया गया है कि जब किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर बल लगाते हैं तो इसमें घूर्णन गति नहीं होगा, यहां से चल के वहां चला जाएगा, है ना जी। मान लीजिए कि मेरे पास एक बोर्ड है, हम यहाँ बल लगा के यहाँ धक्का देंगे तो क्या होगा, यहां से उधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप कहिएगा सर घूर्णन तो नहीं करेगा, लेकिन इसमें एक गति हो जाएगा जिसका नाम है रैखिक गति। तो हमको रैखिक गति थोड़ी कराना है, हमको तो घूर्णन गति कराना है। ठीक है, तो आपने बोला सर यहाँ पे रैखिक गति नहीं हो रहा है,
तो हमने बोला क्या किया जाए, तो आप बोले कि सर इधरों से वो बल लगा देगा, हम बल लगा दो। तो आप इधर से भी बल लगा दिए, कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का। अब वो नहीं आगे पीछे होगा, क्यों? परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत बल लगाइएगा तो इस पर परिणामी बल 0, इसमें कोई विस्थापन होगा? कुछ नहीं होगा, आगे पीछे कुछ नहीं होगा। तो याद रखेंगे, अब आपका जो स्थिति है, आपका जो पोजीशन है वो चेंज करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर ये तो घूम नहीं रहा है, तो हमने बोला कि एक काम करो, थोड़ा सा आगे पीछे कर लो। तो आपने बोला ठीक है सर, ये जो फोर्स है इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। तो बिल्कुल, अब हमने क्या किया कि जो फोर्स है इसको यहां नहीं लगा के आपने बोला कि सर थोड़ा सा इसको नीचे लगाते हैं, ठीक है। F1 इक्वल टू, ठीक है, 10 न्यूटन यहां आपने फोर्स लगाया, और एक आपने फोर्स यहां पर लगाया F2 इक्वल टू 10 न्यूटन। तो हमने देखा कि घूम तो रहा है, ये तो घूम जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं घूमेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको ज्यादा बल यूज करना पड़ रहा है, बल का मात्रा ज्यादा है। हमने बोला कि हमारे पास 10 न्यूटन का बल नहीं है घुमाने के लिए, हमारे पास 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन है। अब बताइए कैसे घुमाएंगे? तो आप कहिएगा कि सर एक काम कीजिए, इसको और थोड़ा सा दूरी बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आइए, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाइए। अब जो बल आप 10 न्यूटन का लगा रहे थे इसको घुमाने के लिए, अभी देखे कि तो 2 न्यूटन में घूम जा रहा है। ये 2 न्यूटन के बल से ही क्या हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इधर करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा इधर और ये इधर। तो ये देखिए कि तो गोल गोल घूमना चालू कर दिया। तो अब बताइए कि ये पिंड गोल गोल घूमना कब चालू किया? तो आप बोलेंगे सर बल का 2 जोड़ा आप लगाए हैं। आई बल का जोड़ा कितना दूरी पर लगाए हैं? तो देखिए ये दूरी पर लगाए हैं। जितना केंद्र के नजदीक हम यहाँ बल लगाएंगे, यहाँ बल लगाएंगे, जितना केंद्र के नजदीक बल लगाइएगा उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और जितना केंद्र से दूर बल लगाइएगा उतना ही कम बल लगाना पड़ता है इसको घुमाने के लिए। तो इसमें बल आघूर्ण कितना होगा तो पहले देख लिया जाए। तो बल आघूर्ण, ध्यान देंगे, इसमें बल आघूर्ण क्या होता है? तो बल आघूर्ण बताएं टाउ होता है। तो इन दोनों में से कोई एक बल का जोड़ा है, इन दोनों में से कोई एक बल। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब ये भी कह देगा नहीं बराबर होगा तब, तो याद रखिएगा इसमें 2 गति आ जाएगा, रैखिक प्लस घूर्णन, दोनों मतलब हो जाएगा लुटने की। घूमते घूमते कहाँ चल जाएगा? बाहर। जो पहिया में होता है, पहिया में क्या होता है, गोलो गोल घूमता है, आगे भी चलता है, ठीक है। तो जब बराबर नहीं होगा तब वो आ जाएगा, ठीक है। और बराबर रहने का मतलब एक ही जगह पर ही गोल गोल घूमेगा, एक ही जगह पे, इसका रैखिक गति नहीं होगा, याद रखिएगा। तो बल आघूर्ण कितना होगा? तो हमने बोला दोनों में से कोई एक बल ले लीजिए, दोनों तो बराबर है, तो कोई आप एक बल ले लिए। और फिर हमने बोला लंबवत दूरी, यहां से यहां तक का दूरी ले लीजिए। अब लंबवत दूरी को हो सकता है कोई एस से लिख दे, कोई आर से लिख दे, कोई एक्स से लिख दे, कोई वाई से लिख दे, लेकिन रहेगा तो लंबवत दूरी रहेगा। तो हम बोले कि एस लिख दिया जाए, आई लंबवत दूरी होता है। तो हमको ये बताइए, तो कार्य जैसा लग रहा है ना, कार्य जैसा, क्योंकि कार्य में पढ़े हैं कि बल गुने विस्थापन। तो आप कहिएगा सर है तो ये कार्य है, तो कार्य, क्योंकि आप तो घूर्णन करा रहे हैं। आपने क्या बोला कि जब किसी पिंड पर हम बल लगाते हैं घूर्णन गति कराने के लिए, तो बल नहीं हो के बल आघूर्ण हो जाता है। तो आप चला नहीं रहे तो घुमा तो रहे हैं ना, तो आप तो काम कर ही दिए। तो याद रखेंगे ये एक प्रकार का कार्य ही होता है जो पिंड में कौन सा गति उत्पन्न करता है, घूर्णन गति, ठीक है। तो आप कहेंगे सर नाम में हेडिंग में बल है, कर रहा है काम, तो बिल्कुल नाम है इसका बल आघूर्ण, लेकिन ये करता है काम। कैसा काम करेगा? पिंड को घूर्णन कराने वाला। कोई दिक्कत बालक? तो यही बल आघूर्ण है, यही बल आघूर्ण निकालने का तरीका है। ये दूरी हमेशा 2 बलों के बीच का लंबवत दूरी होता है। ये जो आप एस लिखे हैं, ये 2 बलों के बीच का लंबवत दूरी होता है बालक। क्लियर है? और आपको एक चीज बता दे कि सेंटर से, केंद्र से जितना अधिक दूर पे जाइएगा, हो सकता है और आगे जाइएगा तो 1 न्यूटन में आपका घूम जाए।
तो केंद्र से जितना अधिक दूरी पर आप बल लगाएंगे उतना ही बेहतर तरीके से और जल्दी घूम जाएगा, हमको कम बल लगाना पड़ेगा। अब कहिएगा सर हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसका उपयोग है। पहले तो दरवाजा खिड़की में यूज होता है, समझिए कैसे। आपके घर में दरवाजा है, बिना दरवाजा का घर थोड़े होता है सर, दरवाजा तो होगा ही। तो दरवाजा होगा तो एक चीज देखिएगा, मान लीजिए दरवाजा यहाँ पर है, तो आप देखे हैं जो बंद करने वाला होता है, कुंडी या खोलने वाला होता है, ये किनारे पर रहता है, इधर रहता है ना जी। ये चाहता तो इसको यहाँ भी दे देता, ठीक है, यहाँ नहीं बीच में देता और सुंदर लगता है एकदम बीच में सेंटर में, ये किनारे दिया रहता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो आप कहिएगा कि सर एक जो सतह होता है, मतलब एक छोर होता है दीवार के साथ फिक्स होता है, ठीक है, बोलते हैं ना कि सर दीवार में कब्जा लगा के जा कस दिया गया है, ठीक है। तो एक बल तो यहाँ दीवार ही लगा देगा, आपको नहीं लगाना है, आपको केवल यहीं पर बल लगाना है। तो याद रखेंगे यहाँ देने का रीजन क्या है। अब कौन कह देगा सर इधर है, ताला उला लगाने के लिए यहाँ दिया रहता है, ठीक है, ताला उला लगाने के लिए यहाँ दिया रहता है, तो नहीं बालक, खोलने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसका कारण क्या है बालक, कारण क्या है कि एक बल तो यहाँ लग ही रहा है, एक बल यहाँ तो दीवार लगा देगा, और अगर इस कुंडी को आप यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा, तो इस स्थिति में क्या होगा कि इन दोनों के बीच दूरी कम रहेगा। तो दूरी कम रहेगा तो इसको खोलने में ज्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी का हैवी आपका दरवाजा है, तो छोटा बच्चा उसे से तो नहीं खुलेगा। रीजन क्या है कि आप कुंडी को यहाँ लगा दिए हैं, तो यहाँ लगाने से क्या हुआ कि एक बल आप लगाए हैं, एक ही दीवार लगाया है, तो दोनों बलों के बीच का जो लंबवत दूरी है ये कम है। और अभी आपको पढ़ाए हैं कि लंबवत दूरी, ध्यान देंगे, अगर लंबवत दूरी को आप कम कर दीजिए तो बल क्या हो जाएगा, ज्यादा। दूरी जितना बढ़ाइएगा लंबवत उतना बल कम लगाना पड़ेगा। तो आपने बोला कि सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो यहाँ पर ये जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पर हम लोग कुंडी को नहीं रखते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे नहीं रखते, इसको एक किनारे पर यहाँ रखा जाता है। यहाँ रखने से क्या होता है कि एक बल यहाँ F1, एक बल यहाँ F2, दोनों के बीच देखिए लंबवत दूरी मिल गया, लंबवत दूरी मिल गया। तो यहाँ पर अगर बल आघूर्ण निकालना होगा तो क्या होगा, दोनों में से कोई एक बल और इनके बीच का लंबवत दूरी। कोई दिक्कत बालक? तो दरवाजा खिड़की जो हम लोग खोलते हैं वहां भी बल आघूर्ण काम करता है। कैसे काम करता है, तो ये जो आप यहाँ पे खींचते हैं, इधर खींचते हैं, तो आप इधर खींचिएगा तो इसका बल उधर लगेगा, आप उधर धक्का दीजिएगा, उधर धक्का दीजिएगा तो इसका बल इस तरीके से, मतलब जिधर आप बल लगाइएगा यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो बल लगेगा ना इसके विपरीत दिशा में बल लगाता है, ठीक है। ये आप लगाइएगा, ये दीवार खुद एडजस्ट कर लेगा, ये खुद लगा लेता है, ठीक है, और दोनों के बीच का लंबवत दूरी होता है। अब और बता दे रहे हैं, और सर दैनिक जीवन में इसका उपयोग बता दीजिए, ठीक, चलिए देख लीजिए। सिलाई रिंच बना दिए, हाँ, मान ली कब यहाँ तो ऐसा ना सिलाई रिंच बने, नट में लगा दिया गया है। हम क्या किए कि सिलाई रिंच का हैंडल छोटा कर दिए, लीजिए ये सिलाई रिंच है। तो कहिए सर उसका तो बड़ी बड़ा रहता है, तो हम तोड़ के छोटा कर दिए, लीजिए। अब सवाल ये है कि सर जितना रिंच रहता है उसमें देखें कि थोड़ा सा लंबाई रहता है, ठीक है, तो ये बताइए लंबाई कहाँ रहता है, तो बल आघूर्ण के लिए, समझ लेते हैं। हम क्या किए कि आपका सिलाई रिंच का हैंडल हटा दिए, बाकी वाला आपसे कह दिए कि काम कीजिए, इसको खोल दीजिए तो घुमा के नट को, तो कहिएगा सर हम हाथ कहाँ रखेंगे, बल कहाँ लगाएंगे। हमने बोला कि आपको इतना जगह दिए है, इस सब पे रखिए हाथ, इस सब पे रखिए, तो आप कहिएगा नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, बल नहीं लगा पाएंगे, जगह मिलेगा बल लगाने के लिए। तो बल लगाने के लिए जगह आप क्यों खोज रहे हैं, तो लंबवत दूरी के लिए, ठीक है। बल तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ लगाने से क्या घूम जाएगा, नहीं। अब आपने बोला कि सर हम प्रयास कर ले रहे हैं, आप यहाँ पर 100 न्यूटन का बल लगाए हैं इसको घुमाने के लिए, लेकिन ये फिर भी नहीं घुमा है।
तो आपने बोला कि सर क्या किया जाए कि घूम जाए, ठीक है। और घर में जो रिंच है इतने साइज का है, दूसरा कुछ उपाय नहीं है, घर में इतने साइज का रिंचे है, तो कहीं नया खरीद के लाएंगे तब, बिल्कुल नहीं। एगो लोहा का पाइप लेंगे, इसमें लगा देंगे इसे, है ना, साइंस पढ़ा है ना हम लोग। लोहा का पाइप लाएंगे और लगा देंगे, इतना बचा हुआ है ना अभी इसका, लगा दिए। अब हमने बोला कि ये काम कीजिए, आप कितना बल लगा रहे थे, 100। हमने बोला कि जब 10 न्यूटन का बल लगा के देखिए तो आपने जैसे ही 10 न्यूटन का बल लगाया, आप इधर लगाइएगा तो ये भी तो इधर लगाएगा, घुमाना इसको चालू करेगा। आप उधर लगाइएगा तो ये भी इसको घुमाना चालू करेगा, क्योंकि वहां एगो एफ नीचे लगेगा, तो इसका कहाँ लगेगा, ऊपर। तो अब बताइए कि यहां से यहां के बीच में लंबवत दूरी मिल गया। पहले यही दूरी नहीं मिल रहा था, तो आपका नट घूम नहीं रहा था, जबकि आप 100 न्यूटन का बल लगा रहे थे। अब एक बल यहाँ, एक बल यहाँ, तो दोनों के बीच लंबवत दूरी मिल गया। तो इसी लंबवत दूरी के कारण आपको ये बल कम लगाना पड़ रहा है, याद रखिएगा। जहां लंबवत दूरी को कम कर दिए, बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं घूमेगा, बल का परिमाण बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल आपको बता दे रहे हैं, अगर किसी हाईवे से गुजरिएगा जहां ट्रक व्रक खराब हो जाता है, तो देखिएगा नट खुलता है, सबका लंबा लंबा रॉड जैसा रहता है, नट खोलने वाला, उसी पर खड़ा होकर सब खोलता है। रीजन क्या है कि जितना ही आपका रिंच का लंबाई ज्यादा रहेगा, उतना ही आप बेहतर तरीके से उस पर बल लगा पाइएगा। और एक चीज और ध्यान देंगे, अगर हमारा रिंच ये है, तो आप देखिएगा कभी भी हम बल लगाते हैं तो एकदम किनारे बल लगाते हैं, ठीक है। रीजन क्या है कि जितना दूरी पर बल लगाइएगा, जितना दूरी पर बल लगाइएगा, बल का परिमाण उतना ही कम होगा, कम बल लगाना पड़ेगा। और जितना इसके नजदीक बल लगाइएगा, उतना ही आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो कभी ट्रक का नट उट खोलते हुए देखिएगा उस सबको, ठीक है, लंबा लंबा रॉड जैसा रहता है, एक तरफ लगा के दूसरा तरफ किनारे सब खड़ा हो के खोलता है, हाथ से नहीं खोलता है, क्योंकि वो थोड़ा सा हेवी होता है, तो खुद खड़ा हो के खोलता है सब। तो याद रखेंगे कि इनके बीच क्या होना चाहिए, लंबवत दूरी। कोई दिक्कत बालक, ये सब देखे हैं, प्रैक्टिकल है आपके लाइफ में। चलिए एक और प्रैक्टिकल दे दे रहे हैं। जाता देखे हैं घर में, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, छठ उठ का त्योहार आ रहा है, देख लीजिएगा उसमें। तो ध्यान देंगे, ये जाता बना था तो एक आदमी से तो घूमेगा नहीं, होता है थोड़ा सा है भी। अब ना चक्की मिल इतना बैठ गया, पहले यही उपाय था, ठीक है, यही चलाइएगा, गेहूं वगैरह चना वगैरह पिसाएगा तब आपको भोजन मिलेगा, पहले मेहनत कीजिए तब भोजन कीजिए। तो अब देखिए जब बना था, तो ये बताइए कि शुरू से इसका ऐसे हैंडल था ना, शुरू से नहीं था बालक, ये बना होगा तो हो सकता है कि ऐसे ही कुछ बना होगा, लकड़ी ऐसे लगा के, ठीक है, और ऐसे ही, या मतलब जो भी रखा गया होगा, इसको घुमाने का कुछ ना कुछ तरीका होगा। तो बताइए कि गोल गोल घूमेगा तो आदमी को बार बार खड़ा होना पड़ेगा, एक राउंड घुमा के फिर खड़ा होगा, ऐसे ऐसे चलबे नहीं करेगा। और आप कहिएगा सर इस स्थिति में तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, यहाँ पर बल का परिमाण क्या होगा, ज्यादा होगा। इधर वाला कैसे भाई खींचेगा, उसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना लंबाई बढ़ाइएगा, याद रखेंगे इस लंबाई से परेशानी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उतना स्पेस चाहिए इसको घूमने के लिए। तो क्या किया गया कि इस पर ज्यादा बल लगा पाए हम लोग, ज्यादा बल लगा पाए, इसके लिए क्या किया गया, तो इसके हैंडल को देखिएगा कि टेढ़ा कर दिया गया है, यहां से लाके इसको ऐसे कर दिया गया है, यहां से इसको ऐसे कर दिया गया है। तो रीजन क्या है कि ये दूरी बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है। ये हो गया आधार, ये हो गया आपका, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो ये क्या हो गया, कॉट पाइथागोरस के प्रमेय से। तो आप कहिएगा सर ये दूरी बढ़ाने के लिए होता 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है, 90 डिग्री का होता नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, लेकिन हम लोग मान रहे हैं क्यों टेढ़ा होता है, तो यह दूरी बढ़ाने के लिए वाला, समझ में आ रहा है। ये दूरी ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि आप यहाँ बल लगाए हैं, एक बल यहाँ लगता है, तो लंबवत दूरी ना हो गया जी, ये दोनों के बीच लंबवत दूरी हो गया, ठीक है। आप यहाँ बल लगा रहे हैं, एक बल यहाँ लग रहा है, तो इन दोनों के बीच लंबवत दूरी को बढ़ाने के लिए इस तरीके से बनाया जाता है, ताकि आपको कम से कम बल लगाना पड़े। अगर वो नहीं लगा के यहीं तक छोड़ दिया जाए, आप कहिए सर ये हैंडल में हम लोग क्या करेंगे, इसको टेढ़ा नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, छोटा ही रहने देंगे, यहीं रहने देंगे। तो बताइए यहाँ रहने से आप ज्यादा बल लगा दीजिएगा, नहीं,
यहां रहने पर ध्यान देंगे, यहां रखने पर क्या होगा कि बल का परिमाण हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, और ये घूमेगा भी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका लंबाई बढ़ा देते हैं, दूरी बढ़ा देते हैं, कहां से, केंद्र से, ठीक है, क्योंकि एक बल तो यही लग रहा है, तो यहां से क्या कर दिए हम लोग, ये दूरी बढ़ा दिए। जब दूरी बढ़ा दिए तो दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी का मान बढ़ गया, तो लंबवत दूरी बढ़ जाएगा तो बल का परिमाण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बल का परिमाण कम होगा तो पिंड में कौन सा गति, घूर्णन गति। इसमें रैखिको गति होता है क्या, नहीं, घूर्णन गति होगा। कोई दिक्कत वाला? तो दैनिक जीवन में हर जगह यूज होता है, ठीक है। आप कार खरीदिएगा तो देखिएगा स्टीयरिंग का बल घूर्ण दिया रहता है, पहिए का बल घूर्ण दिया रहता है कि कितना बल लगेगा तो गोल गोल घूमेगा, हर जगह दिया रहता है। तो आपके दिमाग में, ठीक है, ये बात जरूर आया होगा कि सर बल आघूर्ण एक प्रकार का बल है, ठीक है, जो पिंड में घूर्णन गति को उत्पन्न करता है, लेकिन इसको कार्य के रूप में व्यक्त किया जाता है। व्यक्त कैसे करेंगे, कार्य के रूप में, क्योंकि इसका फॉर्मूला कर लीजिएगा तो बल गुणे विस्थापन हो जाता है, और इसका भी मात्रक जूले होता है जिसको न्यूटन मीटर से लिखा जाता है। तो लिखेंगे, इसको परिभाषित करेंगे। हेडिंग हो गया ना हम लोग का। लिखेंगे किसी पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करने के लिए किसी पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करने के लिए, किसी पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करने के लिए, घूर्णन गति उत्पन्न करने के लिए किसी बल के उत्पन्न करने के लिए किसी बल के परिमाण, किसी बल के परिमाण, किसी बल के परिमाण एवं दिशा के साथ साथ, किसी बल के परिमाण एवं दिशा के साथ साथ, किसी बल के परिमाण एवं दिशा के साथ साथ क्रिया बिंदु की आवश्यकता होती है, क्रिया बिंदु की आवश्यकता होती है, क्रिया बिंदु की आवश्यकता होती है। अब एक चीज और ध्यान देंगे, बल आघूर्ण में आप बल कितना लगा रहे हैं से मतलब है कि कहां लगा रहे हैं से मतलब है, समझ आ रहा है। आप बल रखे हैं इससे मतलब नहीं है, आप बल लगा कहां रहे हैं उससे मतलब है। तो याद रखिएगा, जहां पे आप बल लगाते हैं उसका नाम क्या है, क्रिया बिंदु, ठीक है। आप देखे थे कि रिंच में हम नजदीक बल लगा रहे थे तो नहीं खुल रहा था, वही दूर लेके चले गए तो खुल गया। तो बल आप कहां लगा रहे हैं इससे मतलब है, कितना से मतलब है नहीं है। अब दूर जाके तो हम कम भी बल लगाए थे तो कम बल में खुल गया था, लेकिन नजदीक में क्या हुआ था, ज्यादा बल लगाने के पश्चात भी नहीं खुल रहा था। तो याद रखेंगे कि बल और दिशा के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप बल लगा कहां रहे हैं। तो आप जहां बल लगाइएगा उसको पॉइंट ऑफ एक्शन कहा जाएगा। इंग्लिश में हम लोग पॉइंट ऑफ एक्शन कहते हैं और हिंदी में क्रिया बिंदु। पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इस प्रकार एक ऐसी भौतिक राशि, इस प्रकार एक ऐसी भौतिक राशि जो किसी बल के, एक ऐसी भौतिक राशि जो किसी बल के परिमाण, जो किसी बल के परिमाण कॉमा उसकी दिशा, बल के परिमाण कॉमा उसकी दिशा एवं बल की क्रिया बिंदु तीनों पर, बल की क्रिया बिंदु तीनों पर निर्भर करती है, बल की क्रिया बिंदु तीनों पर निर्भर करती है तथा पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करने के लिए, तथा पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करने के लिए
घूर्णन गति उत्पन्न करने के लिए पूर्णतः आवश्यक होती है, इसे बल आघूर्ण कहा जाता है। इसे बल आघूर्ण कहा जाता है। इसे बल आघूर्ण कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, अभी हम लोग बल आघूर्ण को नहीं परिभाषित किए हैं, अभी केवल परिचय लिखे हैं। याद रखिएगा, ये मत समझिए कि सर परिभाषा लिखवा दिए बल आघूर्ण का, ना। अभी बताएं कि बल आघूर्ण उत्पन्न मतलब लगाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो आप बोले हैं कि एक तो बल होना चाहिए, एक तो दिशा होना चाहिए, और एक क्रिया बिंदु होना चाहिए कि बल लगाएंगे इस दिशा में लगाएंगे तो किस जगह पर लगाएंगे, हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। क्लियर है बालक? क्योंकि जहां पर बल आघूर्ण को परिभाषित लिखेंगे वहां परिभाषा लिख कर डैश दिलवाएंगे बालक, और आपको बता चुके हैं कि वो क्या होता है, बल गुने लंबवत दूरी। क्लियर है? नोट करके लिखा जाए, नोट करके लिखेंगे। नोट करके लिखा जाए, पिंड को घूर्णन करने के लिए, पिंड को घूर्णन करने के लिए आवश्यक है, पिंड को घूर्णन गति करने के लिए आवश्यक शर्त है, पिंड को घूर्णन गति करने के लिए आवश्यक शर्त है, और डैश दे दीजिए। पिंड को घूर्णन गति करने के लिए आवश्यक शर्त नोट में लिख रहे हैं बालक। चलिए ए नंबर पॉइंट में लिखा जाए। ए नंबर पॉइंट में लिखेंगे, कोई भी पिंड तभी घूर्णन करेगा, कोई भी पिंड तभी घूर्णन करेगा, कोई भी पिंड तभी घूर्णन करेगा जब समान परिमाण का, तभी घूर्णन करेगा जब समान परिमाण का बलों का एक युग्म, समान परिमाण का बलों का एक युग्म अलग अलग जगह पर, बलों का एक युग्म अलग अलग जगह पर विपरीत दिशा में, बलों का एक युग्म अलग अलग जगह पर विपरीत दिशा में आरोपित किया जाए, विपरीत दिशा में आरोपित किया जाए, विपरीत दिशा में आरोपित किया जाए। कोई दिक्कत बालक समझने में? तो यहां पर जो आप लिखे हैं इसके लिए अगर हम डायग्राम ले लें कुछ इस तरीके से, तो यहां पर ई हो गया हमारा सेंटर, ठीक है, ये सेंटर हो गया, और यहां पर एक लाइन ले लेते हैं। इसमें एक बल हम लोग यहां पर लगाएंगे, इधर बल लगाएंगे, और एक बल इधर लगाना होगा। होगा ना जी? तो इसका नाम क्या ले लिया जाए, F1 कितना, तो 10 न्यूटन लिख दे रहे हैं, ठीक है। F2 इक्वल टू 10 न्यूटन। और देखिए लिखने का पर्पस क्या है, तो लिखने का पर्पस यही है ताकि आपको समझ में आए कि बलों का परिमाण कैसा होना चाहिए, बराबर, और इनके बीच का ही लंबवत दूरी हो गया जिसको R से हम लिखे हैं। क्लियर है बालक? तो दो बलों के बीच एक लंबवत दूरी मिल गया। कैसे मिल गया, तो देखिए यहाँ भी 90 बनाया है और यहाँ भी 90। तो याद रखिएगा कि इसमें लंबवत दूरी या बल के बीच में कितना कोण बनता है, 90 डिग्री बनता है बालक। डायग्राम बना लीजिए। अब एक और क्वेश्चन पूछ देंगे कि इस पे परिणामी बल बताइए। परिणामी बल, आपको परिणामी बल सिखाए हैं बालक, कहिएगा जोड़ देंगे। तो ये बताइए कि अगर इस पे कोई परिणामी बल निकालना चाहे, परिणामी बल, तो कहिएगा सर एक है +10 न्यूटन, एक है -10 न्यूटन, दोनों कैंसिल, तो परिणामी बल कितना हो गया, 0। क्यों प्लस माइनस लिए हैं जी, तो बल सदिश राशि है, इधर लगा तो प्लस में
विपरीत लगेगा तो माइनस में, दोनों को ऐड कर दिए 0। तो याद रखिए कि पिंड को घूर्णन करने के लिए ई 0 होना चाहिए। पिंड को घूर्णन गति करने के लिए परिणामी बल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। घूर्णन करने के लिए, अब कोई कह देगा मान लीजिए 0 नहीं रहेगा तब, तो कहिएगा इसमें दो गति आ जाएगा। ठीक है, इसमें दो गति, कौन कौन गति? रैखिक गति प्लस घूर्णन गति बराबर लोटनी गति। लिख लीजिए डायग्राम के नीचे जो लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि शर्त बताइए घूर्णन करने का, तो आप कहेंगे परिणामी बल 0 होना चाहिए। परिणामी बल 0 होने का मतलब क्या है कि दो बल बराबर परिमाण में और विपरीत दिशा में आरोपित होना चाहिए। दोनों बलों के बीच में क्या होना चाहिए? लंबवत दूरी होना चाहिए। ये ए नंबर पॉइंट में लिखे हैं हम लोग, बी नंबर ले लेंगे। ये हो गया, चलो ये हो गया, तो बी नंबर में लिख लिया जाए। लिखेंगे इसके नीचे पिंड के केंद्र पर लगने वाला बल, पिंड के केंद्र पर लगने वाला बल, पिंड के केंद्र पर लगने वाला बल रैखिक गति को, पिंड के केंद्र पर लगने वाला बल रैखिक गति को उत्पन्न करता है। लगने वाला बल रैखिक गति को उत्पन्न करता है। अब बताइए कोई यहां पे बल लगा दीजिए केंद्र में, तो कौन सा गति हो जाएगा? शुरू में बताए हैं। तो याद रखिएगा कि केंद्र पर बल नहीं लगाएंगे। केंद्र पर बल कब लगाना होगा? जब हमको रैखिक गति कराना होगा तब लगाएंगे। चलिए सी नंबर पॉइंट में लिखा जाए। लिखेंगे पिंड पर लगने वाले बलों के बीच, पिंड पर लगने वाले बलों के बीच, पिंड पर लगने वाले बलों के बीच लंबवत दूरी, पिंड पर लगने वाले बलों के बीच लंबवत दूरी होना आवश्यक है। पिंड पर लगने वाले बलों के बीच लंबवत दूरी होना आवश्यक है। लंबवत दूरी होना आवश्यक है। चलिए और डी नंबर में लिख लिया जाए। पिंड पर लगने वाले बलों की स्थिति, पिंड पर लगने वाले बलों की स्थिति, पिंड पर लगने वाले बलों की स्थिति अलग अलग होना चाहिए। पिंड पर लगने वाले बलों की स्थिति अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अब सामने आप देख लीजिए कि एक ही जगह बल लगाया गया, एक ही स्थान पे बल लगाया गया नहीं, ठीक है, अलग अलग, मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन आपका डिफरेंट होना चाहिए बालक। पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए। और याद रखेंगे दोनों फोर्स कहां लगना चाहिए? तो एक दूसरे से लंबवत दूरी पर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये फोर्स काम करेगा। कोई दिक्कत बालक? अगले नोट में लिखा जाए, अगले नोट में लिखेंगे, अगले नोट में लिखा जाए बलों का युग्म, बलों का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है जी, इसको कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्सेस, बलों का युग्म। अभी आप F1 लगाए हैं और F2 भी लगाए हैं, तो याद रखेंगे कि जब समान परिमाण का और विपरीत दिशा में दो बल किसी पिंड पर एक साथ आरोपित हो जाए तो इसको क्या कहिएगा बालक? बलों का युग्म कहिएगा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। तो लिखेंगे, बोला जाए, जब किसी पिंड पर दो बल जब किसी पिंड पर दो बल समान परिमाण
दो बल समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में आरोपित हो, समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में आरोपित हो तथा दोनों के बीच लंबवत दूरी हो तो तथा दोनों के बीच लंबवत दूरी हो तो इसे बलों का युग्म कहा जाता है। 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 अतः बलों का युग्म पिंड में बलों का युग्म पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करता है। बलों का युग्म पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करता है। बलों का युग्म पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत वाला? तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हमें पिंड को घूर्णन गति कराने के लिए बल लगाएंगे कि बल का युग्म लगाएंगे? हम तो एक ही बल लगाते हैं, लेकिन एक तरफ खुद लग जाता है। मान ली कि मेरे पास ये पेन है, तो इसको घुमाने के लिए हम दोनों तरफ थोड़े से बल लगा रहे हैं। हम तो यहाँ पर बल लगाएं तो देखिए ना, ऑटोमेटिक दूसरे तरफ लग गया। हम इधर किए तो देखिए दूसरा इधर घूम गया। तो इधर घूमने का मतलब क्या है? इधर बल लगा है तब ना घूम रहा है बालक। तो याद रखेंगे कि अगर इसको हम यहाँ बल लगा दिए घुमाने के लिए, यहाँ बल लगाएं तो यहाँ बल लगा दिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पीछे की तरफ बल लग गया। तो आप एक तरफ लगाइएगा, ऑटोमेटिक दूसरे तरफ ये खुद बल लग जाता है बालक। कोई दिक्कत बालक? अब यहां से हमको बल आघूर्ण को परिभाषित करना है। आप कहिए सर हेडिंग तो दिए थे, ये परिचय था, ये जितना लिखे ये बल आघूर्ण को समझने के लिए परिचय और शर्त था। ठीक है, अब इसके बाद परिभाषा में हम लोग आते हैं। क्लियर है बालक? तो बंद करो जी, यहीं पे रुकते हैं आज का क्लास, बाकी अगले क्लास।